एक बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से। यहां पर अरगोड़ा थाना क्षेत्र से बच्चे लापता हो गए हैं। देखिए, शाम से बताया जा रहा है कि 3 बच्चों के लापता होने की खबर है। अरगोड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। कडरू इलाके से बच्चे लापता हुए हैं। बेलाल, मान अंसारी और सूरज लापता हैं। 10 से 12 साल इनकी उम्र बताई जा रही है, जो कि लापता हैं शाम से ही। और ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ये 3 बच्चे लापता हुए हैं, अभी तक कुछ इनके बारे में जानकारी मिल पाई है? जी, बता दें कि कल शाम 5:30 बजे के आसपास ये घर से निकले थे। तीनों घर के बगल के ही तीनों दोस्त हैं और उसके बाद तीनों जब साथ में निकले उसके बाद से ही इनका कोई पता नहीं चला। परिजन जो है वो खोजबीन किए, जिसके बाद देर रात पुलिस थाने में जाकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि अब तक बच्चों का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। बच्चे कहाँ गए, कैसे गए, इन तमाम पहलुओं को लेकर जो है वो पुलिस जांच कर रही है। अब सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है ताकि बच्चों का पता चल पाए, लेकिन अब तक बच्चों की जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर बच्चे कहाँ गए और किसके साथ गए या फिर खुद से गए। तमाम चीजों को लेकर फिलहाल जांच जारी है। जी, क्या ये जो तीनों बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे के जानने वाले थे? जी, अगल बगल के पड़ोसी ही थे और तमाम लोग दोस्त ही हैं। तीनों बच्चे एक साथ ही खेला करते थे और तीनों मतलब कहा जाए तो एक दूसरे को जानते हैं और तीनों एक साथ ही निकले। उसके साथ ही ये लापता हुए हैं। फिलहाल मामले को लेकर आवेदन दिया गया है। जी ठीक है ओम प्रकाश, नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां कि ओपी क्षेत्र स्थित मिशन अस्पताल के पास देर रात तेज रफ्तार अनियंत्रित कार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित कार ने 6 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका मिशन अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि अन्य घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक कार चालक नशे में तेज गति में वाहन चला रहा था। कई लोगों को टक्कर मारने के बाद कार बिजली के पोल और चापाकल से टकरा कर रुक गई, जिससे चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही सांसद प्रतिनिधि रंजन चौधरी अस्पताल पहुंचे और घायलों का इलाज में सहयोग करते हुए हालचाल जाना। 6 जन हम लोग आ रहे थे, स्टैंड से जा रहे थे और पूरा उधर से वो स्पीड में आ रहा था। 4 व्हीलर वाला पूरा पी के नशा में था। हम लोग को 3 को बैक को मारा, 3 को हम लोग 6 को फेंका दिए और बाकी बात सब वहाँ पे है। और मेरा सब दोस्ती लोग था, तो हम लोग को बहुत ज्यादा चोट लगा। आगे जाके भी बच्चा उच्चा को मारा, किसी को। तो हम लोग को जब ये सूचना आया तो माननीय सांसद जी को हम लोग बताए। उनके निर्देश पर तुरंत हम मिशन अस्पताल पहुंचे, क्योंकि वहां पर 4 जन एक ही परिवार के थे जो गंभीर रूप से घायल थे, जिसमें 2 बच्चे, एक उनके पति और एक महिला। महिला को उतना चोट नहीं लगा है, लेकिन उनके पति को अधिक चोट लगा है। दोनों बच्चों के पैर में चोट लगा है और संभवतः कि उनका मल्टीपल फ्रैक्चर हो पैर में। सुशांत फोन लाइन पर है, न्यूज 18 संवाददाता। सुशांत, क्या अपडेट हादसे को लेकर? देखिए, जिस तरीके से देर रात में एक बड़ा हादसा हुआ है, एक अनियंत्रित जो कार वाहन ने लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों को चपेट में लिया, जिसमें सभी लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल जो है कुछ लोगों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है, तो कुछ लोगों का इलाज जो है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। अगर बात करें तो इस पूरे मामले पर जो है बड़ा बाजार थाना पुलिस छानबीन में जुट गई है, लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं जो है कई सवाल भी खड़े करते नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और बड़ी खबर शेखपुरा से, जहां आपसी रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए, ये घटना शेखपुरा और हथियावर थाना क्षेत्र में कारे वाजिदपुर पहाड़ के पास की बताई जा रही है। मृतक के भाई के मुताबिक उत्तम शर्मा अपने दोस्तों के साथ बाइक से जा रहा था, तभी रास्ते में बाइक ओवरटेक को लेकर कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया। इसके बाद अपराधियों ने उत्तम पर 4 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली उसके जांघ में लग गई। गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस ने यह बताया है कि पहली नजर में आपसी रंजिश के कारण हत्या की बात सामने आ रही है। हत्या के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। बोला बोले हुआ नहीं, हम भी इधर के हैं, वो भी उधर के। अच्छा, मैंने ओवरटेक करने के चक्कर में पहले भी कुछ विवाद हुआ था। पहले कोई विवाद नहीं, ऐसे डायरेक्ट खाली बोला बोल। अच्छा, तो कितना गोली चलाया? कितना गोली चलाया? 3-4 गो चलाया। तो कई गोली लगा है उधर?
कहाँ पर? उन्होंने इनको गोली मारी है, उनके अन्य साथी ने उनका नाम बताया है और हम लोग अग्रतर अनुसंधान शुरू कर दिए हैं। जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी। पूर्व का दुश्मनी, आपसी विवाद लग रहा है, जिस कारण से घटना कारित किया गया है। इसको सर अवैध पत्थर उठाव से भी देखा जा रहा है, क्या लगता है सर? अभी तो यहाँ खनन बंद है। मोतिहारी में चीनी मिल की जमीन से जुड़े कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार मामले में डीएम सौरभ सुमन यादव ने बड़ी कार्रवाई की है। मोतिहारी सदर अंचल के राजस्व कर्मचारी कृष्ण कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आरोपी की हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर 11 एकड़ जमीन के परिमार्जन की अनुशंसा की गई। जांच में सरकारी नियमों के दुरुपयोग और अनियमितता की बात सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है, जिससे सदर अंचल में हड़कंप मच गया है। लोगों को सूचना मिली थी कि गलत तरीके से कुछ परिमार्जन किया गया है सदर अंचल के अंतर्गत का ये मामला है। उसका संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने रिपोर्ट दी और उसके आधार पर तत्काल जो कर्मचारी हैं उनको निलंबित किया गया। आगे जांच करके उनकी और कार्रवाई की। मोतिहारी में भूमाफियाओं और अधिकारियों के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है और जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, मोतिहारी सदर अंचल के जो राजस्व कर्मचारी हैं उनके खिलाफ में बड़ी कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित कर दिया है। और ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं ये मोतिहारी चीनी मिल की तस्वीर है। मामला चीनी मिल की जमीन से जुड़ा है। हाई कोर्ट का जो आदेश आया उस आदेश के आलोक में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जो यहाँ के राजस्व कर्मचारी थे श्रीवास्तव, उन्होंने कई भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाया और जिसके बाद ये मामला जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव के पास पहुंचा और सौरभ सुमन यादव ने तत्काल रूप से उन पर कार्रवाई की। 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया उनके विभागीय कार्रवाई को लेकर। और वैसी स्थिति में पूर्वी चंपारण में भूमाफियाओं का खेल लगातार जारी है और जमीन के खेल में कई अधिकारी भी शामिल हैं। इस बार जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने उस खेल को पकड़ा है। पूर्वी चंपारण में भूमाफियाओं का खेल, अधिकारियों का खेल जो है उस पर बड़ा ब्रेक लग सकता है और जिलाधिकारी ने खुद संज्ञान लिया है। अनिश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। बिहार में सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार बेहतर करने का दावा कर रही है। अनुमंडल और जिला अस्पतालों से मरीजों को रेफर करने पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि सरकारी अस्पतालों की हकीकत कुछ और ही है। बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल की ये हालत है कि मरीज को रेफर करने पर एम्बुलेंस मिलने में भी 4 घंटे लग गए। दरअसल 15 साल की एक बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत देखने के बाद उसे पटना रेफर कर दिया। और जब बच्ची को पटना ले जाने के लिए एम्बुलेंस की बात सामने आई तो एम्बुलेंस ही नहीं मिली। इमरजेंसी वार्ड में बच्ची तड़पती रही, परिजन इधर उधर भटकते रहे, एम्बुलेंस के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली क्योंकि एम्बुलेंस ड्राइवर हड़ताल पर है और अस्पताल की 3 एम्बुलेंस को पुराने भवन की तरफ छिपाकर रख दिया था। बात सिविल सर्जन तक अगर पहुंची तो उन्होंने गंभीरता दिखाई और मोकामा से एम्बुलेंस मंगा करके करीब 4 घंटे के बाद बच्ची को फिर पटना भेजा गया। अच्छा, ये बताइए शिवशंकर जी कि क्या दिक्कत है आपको अस्पताल में? 2 घंटे से सर यहाँ पर ही आके हमारा बच्चा का इमरजेंसी पटना रेफर कर दिया गया है। हाँ, और एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है सर। कॉल भी किए तो अस्पताल में तो 4 एम्बुलेंस है। नहीं सर, एक भी एम्बुलेंस नहीं मिला। हम तो कॉल किए 102 पर भी कॉल किए। तो क्या हुआ, नहीं उठाया कोई? नहीं सर, उठा है मगर कहे हैं कि ये अभी समय लगेगा। हाँ, समय लगेगा ऐसे ही बोल रहे हैं। गोपालगंज में मानसून शुरू होने से पहले जहरीले सांपों का कहर बढ़ गया है। बीते 24 घंटे में अलग अलग जगहों पर सांप के डसने से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग सदर अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। कई लोग जहरीले सांप को पकड़कर अस्पताल भी लेकर आ रहे हैं, जिससे सदर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्पदंश की बढ़ती घटनाओं को लेकर सभी अस्पतालों को अलर्ट करते हुए एंटी स्नैक वेनम इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में रखने का निर्देश दिया है। ऐसे में न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि सांप काटने के बाद झाड़ फूंक के चक्कर में न पड़े, तुरंत अस्पताल जाकर इलाज कराएं। गोपालगंज में गर्मी बढ़ने के साथ ही जहरीले सांपों का कहर भी बढ़ गया है। बीते 24 घंटे में सांप के डसने से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 5 से अधिक लोगों को इस वक्त सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। अलग अलग जगहों पर ये घटना हुई है और जो मृतक महिला है उनका नाम निखत परवीन है और ये घटना उसका गांव थाना क्षेत्र के नवादा परसौनी गांव में हुई है, जबकि कई मरीजों को इस वक्त सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। कुछ लोग सांप को लेकर भी
अस्पताल में पहुंचे हुए ताकि उनकी पहचान हो सके कि सांप ने डसा हुआ है। बताइए जरा कि ये जो व्यक्ति हैं वो जादवपुर दुखन पंचायत के रहने वाले हैं और मजदूरी करने के दौरान कई सांप ने डस लिया। परिवार से भी बात करते हैं। सांप ने डस लिया था, काम कर रहे थे, उसमें घुरघुराई निकला, काट दिया। उसके बाद लेकर आए सदर अस्पताल। कैसे पता चला कि करेंट सांप था? जैसे वो चार उठा रहे थे ना, उसमें देखे कि सांप था, लात पड़ा, वो काट लिया। सांप को मार दिया? हाँ, उसको पकड़े तो रड से मारे, मर गए भी। हमको सूचना मिली कि सांप काट दिया, ये लोग हॉस्पिटल आए, हमको तुरंत पता चला, हम तुरंत आए। हॉस्पिटल में आते आते तुरंत इन लोगों का इंजेक्शन वगैरह सब पड़ गया है, ठीक ठाक है। अभी डॉक्टर साहब ने बोले हैं कि 2 घंटे रखिए, 2 घंटे के बाद लेके चले जाइए। डॉक्टरों ने झाड़ फूक के चक्कर में और तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं फंसने की अपील किया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। झारखंड में शराब घोटाले की जांच में जुटी ईडी ने कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव के साथ उनके बेटे रोहित उरांव और पूर्व आईएएस को समन भेजा है। सोमवार को विधायक और पूर्व आईएएस अधिकारी से होने वाले सवाल और उनके जवाब से होने वाले खुलासे पर सबकी नजरें टिकी है। झारखंड के शराब घोटाले की जांच तेज होती दिख रही है। एसीबी से टेक ओवर करने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी एक्शन में आ गई। झारखंड सरकार के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, उनके बेटे रोहित उरांव और रिटायर्ड आईएएस अमित प्रकाश को समन जारी किया गया। सभी को सोमवार को रांची की ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया। झारखंड शराब घोटाले मामले की जांच ईडी ने एक बार फिर तेज कर दिया और इस पूरे मामले में नए सिरे से समन जो है वो जारी किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, उनके बेटे रोहित उरांव और साथ में रिटायर्ड आईएएस अमित प्रकाश को समन भेजा गया और उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। बता दें कि ईडी के द्वारा पूर्व में भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी। कई जगहों पर ईडी के द्वारा रेड भी की गई थी और कई अहम जानकारियां भी ईडी के द्वारा जुटाई गई थी। ईडी ने जिन लोगों को समन जारी किया है उन्हें कई दस्तावेज लेकर आने को कहा गया। ईडी को इस बात का अंदेशा है कि झारखंड शराब घोटाले में रामेश्वर उरांव और उनके बेटे की भूमिका है। छत्तीसगढ़ की कंपनियों को झारखंड में एंट्री दिलाने में रोहित उरांव का भी हाथ था। एसीबी ने पिछले वर्ष मई में शराब घोटाले केस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस प्राथमिकी में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह और विनय सिंह समेत 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। 23 अगस्त 2023 को ईडी ने झारखंड के तत्कालीन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास समेत 36 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के ठिकानों से 30 लाख रुपए कैश की बरामदगी की गई थी। ईडी की जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कई चौंकाने वाले नाम शराब घोटाला मामले से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल राज्य के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर उरांव और उनके बेटे रोहित उरांव से पूछताछ में क्या खुलासे होते हैं, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। शराब घोटाले से जुड़े मामले में एसीबी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इसमें आईएएस भी शामिल थे। बता दें कि ईडी के जांच अब फिर से नए सिरे से शुरू हुई है, तो देखना होगा कि इसमें आने वाले दिनों में क्या कुछ खुलासे होते हैं और किस तरह से इस पूरे मामले की जांच जो है वो आगे बढ़ती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। खबर धनबाद से है, जहां निरसा में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। निरसा के पांडुरा स्वास्थ्य केंद्र परिसर में दवाओं को जलाए जाने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने जांच की मांग की है। दावा किया जा रहा है कि जिन दवा को नष्ट किया गया उन पर वर्ष 2027 और 2028 तक की एक्सपायरी डेट अंकित थी। हालांकि पूरे मामले की सच्चाई जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। स्थानीय लोगों का सवाल है कि अगर दवाइयां उपयोग योग्य थी तो उन्हें किस आधार पर नष्ट किया गया। इस मामले को लेकर जिला परिषद सदस्य दीपाली रोहिदास ने नाराजगी जताते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की। निरसा पांडुरा स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर मृणाल श्रीवास्तव ने भी मामले को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि दवाइयों के रखरखाव और डिस्पोजल के लिए स्वास्थ्य विभाग के तय नियम हैं। फिलहाल पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की जांच का इंतजार है। उचित नहीं है, इससे हम पवार जी से भी बोलेंगे इसका क्या मतलब है, जला क्यों दिए है। अगर वेस्ट हुआ है तो कुछ और भी उसका सुरक्षा बताना चाहिए, लेकिन इस तरह जला के देना, फिर इसको तो सबूत मिटाना जैसा काम हो रहा है। हमको तो ये गलत लग रहा है। अभी देखिए आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है, हमको तो अभी पवारी जी से बात करेंगे कि इसका क्या मतलब है, तभी हम इसमें कुछ बोल पाएंगे। जो भी किया ये एक व्यक्तिगत किसी स्टाफ की लापरवाही है
और उस चीज़ को हम लोग संज्ञान में लेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। अब बेसिकली यहाँ देख रहे होंगे ये वो सब वैक्सीन है जो कि वैक्सीन अगर किसी को पड़ जाता है तो वो डिस्पोज ऑफ होता है, और इससे कई ज़्यादा वैक्सीन हम लोग का CSC में यूज़ होता है। तो ये पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि किसी ने लापरवाही से जो पिट में डालना है उसके जगह यहाँ ला के जला दिया। जो भी है वो किसी स्टाफ का ही किया हुआ है, क्योंकि हम लोग का प्रॉपर है मैनेजमेंट। तो अगर जिसका है उस पर आदमी देखे। और देखिए सवाल भी कही इस घटना के बाद, सवाल है कि किसने दवा जलाई और इसका मकसद क्या था। सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग के नियम की अनदेखी आखिर क्यों की गई, और सवाल यह कि आरोपी कर्मचारी की पहचान और कार्रवाई कब तक होगी। चतरा से इस वक्त एक बड़ी खबर, नशे के खिलाफ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, 912 किलो प्रतिबंधित डोडा बरामद किया गया है। इसकी कीमत करीब करीब 1,37,00,000 रुपए बताई जा रही है। लावल लौंग के होसिर गांव में यह अवैध डोडा मिला है। आरोपी फरार बताया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन जारी है। बैंक पासबुक जब्त किया गया है। लेन देन की जांच शुरू हो गई है। चतरा से इस वक्त एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नशे के खिलाफ पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई, 912 किलो प्रतिबंधित डोडा बरामद किया गया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसकी कीमत 1,37,00,000 बताई जा रही है। दल का गठन किया गया और उप छापामारी दल ने जब वहां पे रेड किया तो जंगाली गंजू के मिट्टी के घर में काफी मात्रा में डोडा पाया गया। डोडा का कुल वजन है 912 किलोग्राम और वहां पे जब रेड करने के लिए गए तो वहां के पूरे गांव वाले वहां से भाग गए थे, तो वहां पे किसी का अरेस्टिंग नहीं हुआ। आगे पुलिस इसमें अरेस्टिंग में कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में कमर्शियल क्वांटिटी का डोडा सीज हुआ है, तो इसलिए NDPS थाना में केस नंबर 226 दर्ज किया गया है। खबर जमशेदपुर से, जहां पोटका प्रखंड में मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कई गांव इसकी चपेट में आ गए हैं। ब्रेन मलेरिया से 3 आदिवासी बच्चियों की मौत हो गई है। वहीं 12 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में हैं, जिनका इलाज सदर और MGM अस्पताल में चल रहा है। मलेरिया के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। इसी बीच पोटका विधायक संजीव सरदार ने मोर्चा संभालते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्रभावित गांवों का दौरा किया। अधिकारियों के साथ आपात बैठक कर कई अहम निर्देश दिए। मलेरिया जो चैनल है, आप अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया है, अगर वो मच्छर उसको काटने के बाद अगला को किसी को भी काटता है तो उसको भी मलेरिया आ जाएगा। वो ये चैनल को रोकने के लिए व्यापक स्तर से जो MPRW को गांव-गांव में कैंप लगा के उसको टेस्ट किया जा रहा है और सबको मेडिसिन देने का काम अभी हो रहा है। क्या आपके मोबाइल पर भी शादी का कार्ड आया है? क्या आपको बिजली बिल, RTO चालान या बैंक के नाम पर कोई APK फाइल मिली है? क्या आपने कभी बिना सोचे समझे ऐसी फाइल डाउनलोड कर ली? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका फोन हैक हो सकता है। राजधानी रांची में साइबर अपराधियों का एक नया हथियार अब सामने आया है, APK फाइल अटैक। एक क्लिक और पूरा मोबाइल साइबर ठगों के कंट्रोल में चला जाता है। कैसे, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। साइबर अपराधियों से बच के APK फाइल का जाल, आप हो सकते हैं कंगाल। फोन आपका लेकिन कंट्रोल ठगों का। एक क्लिक, पूरा डेटा साफ। सावधान, अगला शिकार कहीं आप तो नहीं। जी हां, अब साइबर ठग लिंक नहीं, APK फाइल भेज रहे हैं। कभी शादी का कार्ड, कभी बिजली बिल, कभी RTO चालान, तो कभी सरकारी योजना के नाम पर। और जैसे ही आपने APK डाउनलोड किया, वैसे ही आपका मोबाइल हैक हो सकता है। यानी फोन आपके हाथ में, लेकिन कंट्रोल साइबर अपराधियों के पास। राजधानी रांची में ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जहां लोगों के बैंक खाते, निजी जानकारी और मोबाइल कॉन्टैक्ट तक साइबर ठगों के कब्जे में पहुंच रहे हैं। अब ये जान लेते हैं कि किन किन नामों से APK फाइल भेजी जा रही है। शादी का कार्ड, बिजली बिल, गैस बुकिंग, बैंक KYC, RTO चालान, PM आवास योजना, सरकारी योजना,
रिजल्ट का एपीके फाइल भेज रही है और डाउनलोड करते ही फोन कॉम्प्रोमाइज, डेटा चोरी, कॉन्टैक्ट लिस्ट चोरी, बैंकिंग जानकारी खतरे में, आपके नंबर से ठगी शुरू हो जाती है। रांची के गणेश सोनी जो शादी के कार्ड के नाम पर भेजी गई एपीके फाइल का शिकार बने, तो वहीं सुजीत कुमार आरटीओ चालान के नाम पर भेजी गई एपीके फाइल डाउनलोड करने के बाद साइबर ठगी का शिकार हो गए। यानी तरीका अलग अलग लेकिन मकसद सिर्फ एक, आपकी जेब और आपकी पहचान पर डाका डालना। हाँ, व्हाट्सएप में आया था शादी का निमंत्रण मेरे पास एपीके फाइल के द्वारा। ठीक है, तो मुझे जानकारी थी कि इस तरह का फाइल ओपन नहीं करना है। ओपन करने से अकाउंट का डिटेल्स, ये पैसा निकल जाता है, इस तरह का साइबर क्राइम होता है, इसलिए हम उसको ओपन नहीं किए, उसको डायरेक्ट डिलीट कर दिए। ये मतलब आपके ही करीबी के नंबर से आया? हाँ, मेरे ही करीबी के नंबर से ही आया था। तो मुझे बाद में कॉल आया कि मेरा व्हाट्सएप कॉल हैक कर दिया गया, उससे बहुत तरह का मैसेज आ रहा है, तो उसको ओपन ना करें। आरटीओ वाला हमारा चालान भेजा था, उसमें ये मैसेज आया था, तो इसके बारे में मुझे जानकारी थी, इसलिए मैंने इस लिंक को ओपन नहीं किया। मुझे दूसरों से ये जानकारी मिली थी किस तरह का कोई लिंक ओपन करने से अकाउंट हैंग हो सकता है, अकाउंट से पैसा वगैरह जा सकता है, तो इसके लिए मैंने इसको लिंक नहीं किया, मैंने डिलीट कर दिया। साइबर पुलिस की माने तो रांची में भेजी जा रही ज्यादातर एपीके फाइल असम, बिहार और जामताड़ा मॉड्यूल से ऑपरेट हो रही है। साइबर अपराधी हजारों लोगों को एक साथ एपीके फाइल भेजते हैं और जो एक बार भी डाउनलोड कर ले वो उनके निशाने पर आ जाता है। तो एपीके फाइल्स को पहचानने का सबसे इजी तरीका है कि कोई भी फाइल के एंडिंग में आपको .apk दिख जाएगा। ऐसे फाइल्स को आप कभी क्लिक ना करें और ये भी मेक श्योर करें कि जो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक डाउनलोड का ऑप्शन है उसको भी आप डिसेबल रखें। ये अभी सबसे कॉमन मॉडस ऑपरेंडी है अभी साइबर क्रिमिनल्स की, क्योंकि लोग अभी अवेयर नहीं हुए हैं। एक एपीके फाइल, एक क्लिक और जिंदगी भर की कमाई पर साइबर ठगों का कब्जा। याद रखिए, कोई भी सरकारी विभाग, बैंक, आरटीओ या बिजली कंपनी एपीके फाइल भेजकर ऐप इंस्टॉल नहीं करवाती। इसलिए अगर आपके मोबाइल पर एपीके फाइल आए तो उसे डाउनलोड नहीं, सीधे डिलीट कीजिए, क्योंकि जागरूकता ही साइबर अपराधियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना के मनेर शरीफ में रविवार शाम सूफी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम दरगाह परिसर की कैफेटेरिया में हुआ। इसका उद्घाटन मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने किया। इस दौरान अतिथियों को शॉल और पौधा देकर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय कलाकारों के सुफियाना कलाम से हुई। इसके बाद गायक सलमान अली ने अपनी प्रस्तुति से अपनी सबका मन मोहा। आज मनेर शरीफ की दरगाह पर एक पावन धरती पर हम परफॉर्म करने के लिए आए हैं पटना में, और बहुत सुना है इस दरगाह के बारे में। और आज सूफी कलाम और कव्वालियाँ आज होंगी। लोगों ने मुझे सूफी सुनते हुए देखा है, बॉलीवुड भी गाते हुए देखा, लेकिन आज मैं कव्वालियाँ गाऊंगा, वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पाक धरती पर पाक गाने भी होंगे तो अच्छा लगेगा।